बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं सारी क्लास से पेपर पर दो सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए कहूं तो दो सर्कल्स की पोजीशन के एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट केसेस सामने आएंगे। यह भी मुमकिन है कि बास स्टूडेंट्स दो सर्कल्स इस तरह से ड्रॉ करें कि वो अवे फ्रॉम ईच अदर हों। यह भी मुमकिन है कि वो दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हों। यह भी मुमकिन है कि सर्कल्स ओवरलैपिंग टू ईच अदर हों। यह भी मुमकिन है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा हो, और यह भी मुमकिन है कि इंटरनली टच ना कर रहा हो बल्कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को सिंपली कंटेन कर रहा हो, और सिंपली कंटेन करने के मामले में दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट केसेस हैं एक सर्कल की पोजीशन के दूसरे सर्कल के लिहाज से। स्टूडेंट्स, अगर हमें इस तरह से ड्रॉ करके जजमेंट करने के लिए कहा जाए तो जजमेंट बहुत आसान। आप सर्कल्स को देखकर बता देंगे कि इस वक्त एक सर्कल की पोजीशन दूसरे सर्कल के लिहाज से क्या है। लेकिन एनालिटिक ज्योमेट्री में हमें सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन होंगी। हमें सर्कल्स को ड्रॉ किए बगैर जज करके बताना होगा कि एक सर्कल की पोजीशन दूसरे सर्कल के लिहाज से क्या है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर हिंट देता हूं कि आप सर्कल्स के सेंटर्स और रेडियस मालूम कर लें। अगर आपके पास दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस हैं तो आप जानते हैं कि आप दोनों सर्कल्स के सेंटर्स और रेडियस मालूम कर सकते हैं। यहां पर मैं एक सर्कल को कह रहा हूं सर्कल 1 और उसके सेंटर को C1 और रेडियस को R1, और दूसरे सर्कल के सेंटर को C2 और उसके रेडियस को R2 का नाम दे रहा हूं। अब देखते हैं फर्स्ट केस। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट केस कि जब दोनों सर्कल्स अवे फ्रॉम ईच अदर थे। अब जरा यहां पर सोचें कि आप C1 C2 ये जो दो सेंटर्स हैं इनका आप किस तरह से यूज कर सकते हैं R1 R2 को मिलाकर कि आप ये जज कर सकें कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे से अवे हैं। शाबाश। यहां पर अगर आप गौर करें तो C1 C2 डिस्टेंस जो है ये R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा। जी, अगर आपको C1 C2 डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ग्रेटर मिले तो समझ जाएं कि दोनों सर्कल्स अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे। अब स्टूडेंट्स, आप यहां से समझ गए कि अगर सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो क्या होगा। C1 C2 डिस्टेंस इस सूरत में R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, रिमेनिंग रह गए 4 केसेस। फर्स्ट हमारा ओवरलैपिंग केस, दूसरा इंटरनली टच करने का केस, तीसरा सिंपल एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर रहा है लेकिन कंसेंट्रिक नहीं है, और चौथा कि जब दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक होंगे। स्टूडेंट्स, इन चारों केसेस के अंदर C1 C2 डिस्टेंस लेस देन होगा R1 प्लस R2 से। इन चारों केसेस में C1 C2 डिस्टेंस R1 प्लस R2 से लेस होगा। अब स्टूडेंट्स, हमें जजमेंट कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, इनमें सबसे सिंपलेस्ट केस है कि जब दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक होंगे। अब स्टूडेंट्स, कंसेंट्रिक के केस में क्या है कि दोनों सेंटर्स एक ही जगह पर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि C1 C2 डिस्टेंस इस सूरत में 0 होगा। ये 0 डेफिनेटली लेस देन R1 प्लस R2 होगा, लेकिन जब C1 C2 डिस्टेंस 0 आ गया तो आप समझ जाएं कि दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक होंगे। अब स्टूडेंट्स, इंटरनली टच करने का जरा केस देखें। यह है स्टूडेंट्स इंटरनली टच करने का केस। स्टूडेंट्स, इस सूरत में देखें कि C1 C2 डिस्टेंस का R1 और R2, अब यहां पर आपने गौर करना है कि क्या रिलेशन बन रहा है उस डिस्टेंस का। शाबाश जी, अगर आप देखें C1 C2 डिस्टेंस बुनियादी तौर पर दोनों रेडियस के डिफरेंस के बराबर आ रहा है। जी, अगर आपको C1 C2 डिस्टेंस R1 माइनस R2 की एब्सोल्यूट वैल्यू या R2 माइनस R1 की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर मिले तो समझ जाएं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। अब मैंने यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू का तस्करा इसलिए किया कि हमें नहीं मालूम कि कौन सा रेडियस ग्रेटर होगा, कौन सा रेडियस स्मॉलर होगा। हम जनरली यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आप ग्रेटर रेडियस में से स्मॉलर रेडियस अगर माइनस करें और वो वैल्यू बराबर आ जाए C1 C2 डिस्टेंस के, तो समझ जाएं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, रह गए 2 केस। एक है ओवरलैपिंग का केस और दूसरा केस है कि जिसमें सर्कल्स कंसेंट्रिक भी नहीं है और एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच भी नहीं कर रहा। यानी ये 2 केसेस अब हमारे रह गए। अब स्टूडेंट्स,
आप देखें ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस में क्या हो रहा है कि दो सर्कल्स दो पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने दो सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफैक्ट यहां पर दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं, अगर आपने सर्कल्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हो तो आपको क्या करना होगा? ये बात हम पहले भी ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपको दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हो तो आप उनकी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। यहां पर आप सर्कल्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अगर आपको दो सॉल्यूशंस मिल जाएं, दो सॉल्यूशंस का मतलब दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आपको दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएं तो समझ जाएं कि सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिले, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आपका एम्प्टी सेट आ जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर रहा है। यह बात आप पहले जज कर चुके हैं कि कंटेन करने के केस में ना तो वो इंटरनली टच कर रहे थे, यानी R1 माइनस R2 जो हमारा वैल्यू बन रही थी वो C1 C2 डिस्टेंस के बराबर नहीं थी, और ना ही C1 C2 डिस्टेंस जीरो था, यानी ना तो सर्कल कंसेंट्रिक थे, ना एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच कर रहा था। अब ये जो केस हमारे पास आया नो सॉल्यूशन का, इसका मतलब ये होगा कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर मौजूद है, लेकिन ना तो कंसेंट्रिक है और ना ही वो इंटरनली उस सर्कल को टच कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे जजमेंट के पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आइए अब इन्हीं कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 6.1 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Students, this is problem number 8 of exercise 6.1. Statement is, show that the circles this and this touch internally. हमें साबित करना है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। स्टूडेंट्स, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करता है तो हमने अभी डिस्कस किया कि C1 C2 डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? द आंसर इज R1 माइनस R2 की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है, या ग्रेटर रेडियस में से आप स्मॉलर रेडियस अगर माइनस करें तो वो वैल्यू बराबर होती है C1 C2 डिस्टेंस के। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर इस सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करना है और इसी तरह दूसरे सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करना है। स्टूडेंट्स, एक सर्कल के सेंटर और रेडियस को हम C1 R1 कह देंगे और दूसरे सर्कल के सेंटर और रेडियस को C2 और R2 कह देंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। हम ये लिखते हैं नेमिंग द इक्वेशंस। एक के साथ मैं लिख रहा हूं सर्कल 1, there is x square plus y square plus 2x minus 8 is equal to 0, और दूसरा सर्कल 2, x square plus y square minus 6x plus 6y minus 46 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स, मुझे इस सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन इस वक्त किस फॉर्म में है? शाबाश, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? द आंसर इज नो, ये इस वक्त जर्नल फॉर्म में है। स्टूडेंट्स, जब आपके पास इक्वेशन जर्नल फॉर्म में हो तो आपको उसे जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करके सेंटर और रेडियस मालूम करना है। जर्नल फॉर्म से कंपेयर करने की सूरत में आपको G, F और C की वैल्यूज मिलेंगी। उन तीन वैल्यूज की बुनियाद पर आप सेंटर और रेडियस बआसानी बता सकते हैं। हम यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग equation of circle 1 with journal form। अब जर्नल फॉर्म आपके पास क्या है? आप जानते हैं इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप देखें कि x का कोएफिशिएंट है प्लस 2g और यहां पर x का कोएफिशिएंट है प्लस 2। इसका मतलब है 2g बराबर होगा 2 के। यहां से g की वैल्यू आ गई 1। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पर y का कोएफिशिएंट है प्लस 2f और यहां पर y वाली टर्म मौजूद ही नहीं है।
इसका मतलब है कि आप 2f को 0 के इक्वल लेंगे। यहां पर आप कह सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट 0 है, 2f इज इक्वल टू 0, f की वैल्यू आ गई 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर प्लस c और यहां पर है -8, यानी कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर है -8, तो c की वैल्यू आ गई -8। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये तीन वैल्यूज आ गई, g, f और c। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सिंस सेंटर -g, -f, सो C1 सर्कल 1 का सेंटर माइनस g की वैल्यू हमने मालूम की 1 और -f की वैल्यू 0 है, तो यहां पर सिंपली आ जाएगा 0। अब उसके बाद रेडियस R1 इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। ये हमारा फॉर्मूला रेडियस मालूम करने का। अब g की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1² प्लस 0² माइनस c की वैल्यू है -8। अब स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 विल बी 9, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई C1 की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई R1 की वैल्यू। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम सर्कल 2 की इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 विद जनरल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जनरल फॉर्म। अब आप जरा देखें कि 2g की वैल्यू क्या बन रही है। यहां पर x का कोएफिशिएंट 2g, यहां पर x का कोएफिशिएंट -6, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2g की वैल्यू बन रही है -6, यहां से g की वैल्यू आ गई -3। इसके बाद y का कोएफिशिएंट यहां पर है 2f और यहां पर y का कोएफिशिएंट बन रहा है +6, तो 2f इज इक्वल टू 6, f की वैल्यू आ गई 3। यहां पर स्टूडेंट्स +c और यहां पर है -46, इसका मतलब हुआ कि c की वैल्यू है -46। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी। अब स्टूडेंट्स हम इस सर्कल का भी सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। सिंस सेंटर -g, -f, अब इसको नाम दे रहे हैं हम C2 का। C2 हमारे पास होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर 3 और f की वैल्यू पॉजिटिव है तो साथ माइनस लगने से -3। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास सेंटर 2, दूसरे सर्कल का सेंटर। अब R2 मालूम करते हैं। g की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है -3, -3 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर, उसके बाद c की वैल्यू है -46, यहां पर आ जाएगा -46, -3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 46 प्लस 9 विल बी 55, 55 प्लस 9 विल बी 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। R2 की वैल्यू आ गई 8। अब स्टूडेंट्स हमें C1 C2 डिस्टेंस मालूम करना चाहिए ताकि हम उसे कंपेयर कर सके R1 और R1 प्लस R2 के साथ या R1 माइनस R2 के साथ। हमारा यहां पर इंटरनल टचिंग का केस है, सो हमने R1 माइनस R2 के साथ उसे कंपेयर करना होगा। हम मालूम करते हैं C1 C2 डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं।
डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट आप जानते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब C1 C2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास C1, ये C2, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -3, तो ये बन गया 0 + 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स -1 -3 इज -4 का स्क्वायर 16, यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 विल बी 25। 25 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 5। C1 C2 डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 5। अब स्टूडेंट्स जरा देखें R1 और R2 का डिफरेंस। यहां पर हमारे पास R1 की वैल्यू है 3 और R2 की वैल्यू है 8। अब स्टूडेंट्स बिगर रेडियस में से अगर हम स्मॉलर रेडियस माइनस करें तो 8 - 3 हमारे पास आ रहा है 5। C1 C2 डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियाई के बराबर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स इससे ये जाहिर हो रहा है, इससे ये वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। हम यहां पर लिखेंगे एज C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब मैं जिस तरह से हमने कंसेप्ट अपना डेवलप किया था एब्सोल्यूट वैल्यू की मदद से, R1 - R2। अब आपको यहां पर यह भी पता चल रहा है कि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट क्यों यूज किया। R1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, R2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, R1 स्मॉलर है। हमें शुरू में नहीं पता था, जनरली जब हमने डिस्कशन की थी हमें नहीं पता था कि कौन सा सर्कल बिगर होगा कौन सा स्मॉलर होगा। सो हमने ये कहा कि जब भी आप दो रेडियस का डिफरेंस लेंगे, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू C1 C2 डिस्टेंस के बराबर आ गई तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा होगा। अब C1 C2 डिस्टेंस हमारे पास आ गया 5 और यहां पर R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 8, एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 5। हेंस वन सर्कल is touching internally to other circle। स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 7 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसमें भी हमें दो सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन हैं, वहां पर हमें साबित करने के लिए कहा गया है कि साबित करो कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्सटर्नली टच करने के केस में आप जानते हैं कि C1 C2 डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू R1 + R2। वो प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं और इस एक्सरसाइज का भी यहां पर इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।